Hello, guys and girls. Welcome to Study Attic. I am तुषार पाठक. दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स टू इंडिया तो देख लिया था और आज से हम क्या देखेंगे. इस लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे ब्रिटिशर्स ने जो कॉन्क्वेस्ट इंडिया पे स्टार्ट की थी उसको देखना. ठीक. बेसिकली आज हमने अपने इस लेक्चर में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल को देखना है, लेकिन एक ब्रॉड ओवरव्यू देखने के लिए हम इसको शुरुआत करेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया से. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ब्रिटिशर्स जब इंडिया आते हैं तो उनके सामने दो मेजर चैलेंजेस होते हैं. अब ये ऐसे मेजर चैलेंजेस हैं, उनके मतलब रास्ते के रोड़े होते हैं ये. अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में अपना वर्चस्व बनाना चाहते हैं तो उन्हें इंडिया में इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होना ही पड़ेगा. अब इकोनॉमिकली सबसे अधिक स्ट्रांग होने के लिए इन्हें अपने राइवल्स को रास्ते से हटाना होगा. तो वे सबसे इनिशियल राइवल्स थे इनके ही अपने यूरोपियंस, जैसे पोर्टुगीज थे, फ्रेंच थे, डच थे, डेन्स थे, ये सब. और जब ब्रिटिशर्स इन सभी यूरोपियंस को बहुत सारी वॉर्स के बाद हरा देते हैं, जैसे कि उन वॉर्स को हम अगर याद करें तो हमने कार्नेटिक वॉर्स के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, उसमें फ्रेंच के साथ फाइट हुई थी 3 कार्नेटिक वॉर्स के बाद. उसके बाद पोर्टुगीज के साथ एक आधी वॉर हुई, सवाली वाली, और उसके बाद मैट्रिमोनियल अलायंस हो गए. और उसके बाद हम बात करें डच की तो 1759 में जाके बेदरा का युद्ध होगा, तो उसमें उनको हरा देंगे. तो इस तरह से उन्होंने क्या था कि यूरोपियंस को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने हटा भी दिया. अब इसके बाद बारी आएगी इंडिया की प्रिंसली स्टेट्स की और जो नेटिव रूलर्स थे वो सब. अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताता हूँ कि जो मुगल सल्तनत है ना, मुगल सुल्तानेट में दिल्ली में एक मेजर राजा बैठता था. ठीक है, जो सेंट्रली सारे देश की जो मुगल टेरिटरीज थी ना उसको कंट्रोल करता था. अब मुगल्स ने पूरा एक एरिया एक्वायर किया हुआ है. ठीक है, तो जहाँ पे वो अपना वर्चस्व स्थापित करके बैठे हैं और उन्होंने कह दिया कि ये दिस एरिया इज़ द एक्चुअल मुगल टेरिटरी. ठीक है, ये मुगल सल्तनत है. और इतने और इतना बड़ा एरिया था, उसको रूल कैसे करते थे वो, ये भी तो सोचने की बात है ना. तो वो यूजुअली क्या करते थे, अपने जो उनके प्रियजन होते थे या फिर कुछ उनके नोबल्स होते थे, उनको अलग अलग टेरिटरीज में भेज देते थे ताकि वो वहाँ पे रूल करें और यहाँ पे कंट्रोल बना के रखें. इस तरह से ये सारी स्टेट्स टैक्सेस पे करती थी, जिसमें से कुछ हिस्सा लोकल नवाब का होता था और कुछ जो था बाकी का जो मेजर चंक होता था वो जाता था दिल्ली. मेजर रेवेन्यू दिल्ली के सुल्तान के पास जाएगा. अब 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु और उसके बाद कोई भी एफिशिएंट मुगल रूलर रहेगा ही नहीं. इसको ऑब्जर्व करते हुए नेटिव रूलर्स को समझ आ जाता है कि सेंटर में बैठा शासक इतना ताकतवर नहीं रहा और हम मुगल शासन से अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर सकते हैं. अब इस तरह इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद नेटिव रूलर्स के पास खुद के दीवानी और निज़ामी राइट्स आ जाते हैं. अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं? दीवानी राइट्स होते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड, रेवेन्यू कलेक्शन. और निजामत राइट कौन से होते हैं? वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड होते हैं, जो कि मेजर होम मिनिस्ट्री की जैसी पावर्स होती है और जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स है वो सारे जो हैं सिविल केसेस को कैसे कौन डील करता है, वो निजामत राइट्स डील करते हैं, निजामी राइट्स. राइट. तो अब इन प्रिंसली स्टेट्स में, हालांकि ये सारी स्टेट्स मुगल के अंडर नहीं थी, लेकिन जिन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की उनमें से एक थी आपकी बंगाल की रियासत. ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल है उसमें पढ़ेंगे. लेकिन अभी जो इंडिया में मेजर चैलेंजेस थे ब्रिटिशर्स के सामने वो थे एज ए प्रिंसली स्टेट्स, वो थे मराठास, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, अवध, मैसूर और सिख एम्पायर. ये मेजर चैलेंजेस थे. तो अब अंग्रेज एक देश में एक सेंट्रल पावर के ना होने का फ़ायदा उठाएंगे और एक एक करके इन सभी रियासतों को अपने अधीन कर लेंगे. इस कॉन्क्वेस्ट की मेजर शुरुआत होती है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से, जिसमें अवध उनके सामने एक मेजर चैलेंज था.
प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, ये 2 लड़ाइयाँ इसी कॉन्क्वेस्ट का रिजल्ट थी। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मैप में देखें उन मेजर प्रिंसली स्टेट्स को जो ब्रिटिशर्स के लिए चैलेंज थी। तो ये बंगाल और अवध का एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसे नवाब ऑफ अवध जो है वो कंट्रोल करता था। दूसरा एरिया हम ये देख रहे हैं मराठास का, ये उस टाइम पे सबसे बड़ा एरिया होता था और सबसे अधिक शक्तिशाली भी उस टाइम पे यही था। लेकिन ये शक्तिशाली तब तक ही था जब तक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में नहीं हुई। जब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगी तो ये उतना स्ट्रांग रहेगा नहीं। और इस एरिया को कौन रूल करता था? इस एरिया को रूल करता था पेशवा। अगला एरिया है मैसूर का, जो कि कर्नाटका और कुछ डेक्कन का एरिया है। और अगला एरिया जो हम देख रहे हैं वो है हैदराबाद का। इसको कौन कंट्रोल करता था? इसको निज़ाम ऑफ हैदराबाद कंट्रोल करता था। और लास्ट में नॉर्दर्न इंडिया में एरिया जो है ये वाला है सिख एम्पायर का एरिया, जिस पे वो कॉन्क्वेस्ट आखिर में करेंगे ब्रिटिशर्स। एक बात ध्यान देने लायक ये है कि जो कोई भी एरिया 2 नदियों के बीच में सिचुएटेड होता है या फिर जहाँ पे डेल्टास बनते हैं, वो एरिया बहुत ही फर्टाइल होता है। आपने ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, और वो ऐसे ही एरियाज हैं जहाँ जो कि 2 नदियों के बीच के एरियाज हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे आप अ, अ, लेवांट का एरिया देखो, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच में है, ठीक है। अब वहाँ पे कितनी वॉर्स होती हैं। वो एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल है किसी टाइम पे वहाँ पे, इसीलिए प्रॉस्पेरस होने के कारण हर कोई उसको हथियाना चाहता था। अब इंडिया में देख लो, पंजाब का एरिया देख लो, वहाँ पे मतलब कितनी सारी नदियाँ बहती हैं और वो सारे प्लेन्स हो चुके हैं और वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। और साउथ इंडिया में कृष्णा गोदावरी का एरिया ले लो, उसके सराउंडिंग एरिया वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इसी तरह से एक एरिया था गंगेटिक प्लेन का, वो था आपका अवध बंगाल हुगली वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे अंग्रेजों ने शुरुआती अपनी एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जारी करी। अब देखने की बात ये है कि हम ये इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ स्टडिंग दीज इंडियन प्रिंसली स्टेट्स? इसका रीज़न ये है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनसे बहुत सारी लड़ाई लड़ी ताकि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वहाँ पे स्थापित कर पाएँ और उनके पास एक बड़ा एरिया हो रूल करने के लिए, और उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो ज़्यादा बड़ी रहे। इसलिए हमें ये देखना ज़रूरी है कि जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फ़ाइट करी तो वो एरिया कैसे थे, वहाँ पे क्या सिचुएशन थी और ये लड़ाई कैसे हुई, क्यों हुई। तो ये आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बाद में काम आएगी। काम कोई भी आपके जो स्टेप्स होंगे, आप हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हम वापस आते लेक्चर पे कि 1651 में ना इंग्लिश बंगाल में हुगली नामक जगह पर ना अपनी पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। उस समय बंगाल में फैक्ट्री की जो परमिशन है ना, वो मुगल एम्परर शाहजहां के अंडर बंगाल का जो सूबेदार था सुल्तान शुजा, उसने दी थी। अब ये सुल्तान शुजा कौन था? ये था सेकंड सन शाहजहां का। शाहजहां के आपको पता है औरंगजेब उसका पुत्र है, द्वारा शिकोह उसका पुत्र है, तो ऐसे ये शुजा था, ये भी शाहजहां का बेटा था और ये सेकंड सन था उसका। अब ये जो बंगाल में पहली फैक्ट्री 1651 में एस्टेब्लिश करी है, इसके पहले भी ब्रिटिशर्स अपनी बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडिया में एस्टेब्लिश कर चुके थे। लाइक 1644 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज उसको बना लिया था। इसको याद रखना, ये जो फोर्ट होते हैं मैंने पहले भी बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखना चाहिए आपको। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है? मद्रास में। इसके बाद 1662 में पोर्टुगल पोर्टुगल से उनका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ और उसके थ्रू उनको क्या उसमें डाउरी में क्या मिल गया? बॉम्बे। तो बॉम्बे हो गया ब्रिटिशर का। तो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे जो पहला अपना गवर्नर एस्टेब्लिश किया उसका नाम था गेराल्ड ओंगियर। तो वो जो पहला गवर्नर था उसी को इसका बॉम्बे का संस्थापक माना जाता है। तो गेराल्ड ओंगियर का नाम भी आप जो है याद रखेंगे। इसके बाद
1698 में आ गए। 1698 में इंग्लिश ने गोविंदपुर, कलिकाता और सुल्तानती, वहाँ के जो लोकल सूबेदार हैं ना, उनको कुछ पैसे देकर ये तीनों एरिया की जमींदारी के अधिकार उन्होंने उनसे ले लिए। अब कौन कौन से ये एरिया हैं, कौन कौन से गांव हैं? गोविंदपुर, कलिकाता और सुल्तानती। इन तीनों एरियाज को मिला के आपका आज का कलकत्ता बनता है। जो कोलकाता है वो आपका सुल्तानती, गोविंदपुर और कलिकाता को मिला के बनेगा। और जॉन चरनाक, ठीक है, जॉन चारनाक, उसको कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये भी आप याद रखना। ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम का भी निर्माण करवाया। अब ये फोर्ट विलियम जो है, इसको भी आप अंडरलाइन कर लो, राइट। अब आपको दो फोर्ट्स का पता चल गया। ब्रिटिशर्स ने एक मद्रास में बनवाया था और एक कलकत्ता में। इनके नाम आप याद रखिएगा, फोर्ट विलियम और फोर्ट सेंट जॉर्ज। अब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मुगल सल्तनत को बहादुर शाह वन ने संभाला। बहादुर शाह के दो पुत्र थे, एक था जहांदर शाह और दूसरा था अजीमुश शाह। तो बहादुर शाह के बाद जहांदर शाह राजा बना और उसके बाद अजीमुश शाह का जो पुत्र था फारूक सियार, वो राजा बनेगा। अजीमुश शाह राजा नहीं बना, अजीमुश शाह का पुत्र मतलब जहांदर शाह का भतीजा, वो बनेगा राजा। पहले औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह के दो पुत्र थे, जहांदर शाह और अजीमुश शाह। अजीमुश शाह का पुत्र था फारूक सियार, जो जहांदर शाह के बाद राजा बनेगा। ठीक, तो अब इस फारूक सियार के दरबार में 1717 में अंग्रेजों की तरफ से एक फरमान हासिल करने के लिए टीम आती है पूरी। क्या टाइमिंग है फारूक सियार की? 1717 के दौरान एक टीम आएगी। किस लिए आएगी? कोई फरमान हासिल करने के लिए आई है। इस टीम की अध्यक्षता उस समय जॉन सरमन कर रहे थे। एक नाम याद रखना, जॉन सरमन है, वो अध्यक्ष थे इस टीम के, जो फरमान हासिल करने के लिए फारूक सियार के पास आएगी। इस टीम में डॉक्टर भी थे, ठीक है। उसमें जो एक डॉक्टर था उसका नाम था डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। उस समय फारूक सियार जो है वो काफ़ी बीमार था जब वो उनके दरबार में आए थे अंग्रेज, और ऐसे में हैमिल्टन फारूक सियार को ठीक कर देता है। इससे खुश होकर फारूक सियार ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने की परमिशंस दे दी। साथ में उनके द्वारा मिंट किए गए जो कॉइन्स हैं उनको भी ट्रेड के लिए मान्यता दे दी कि हम आपके कॉइन्स को अब एक्सेप्ट करेंगे जो आप अपने मिंट खुद करते हैं। और क्या कर दिया साथ में फारूक सियार ने? दस्तक के राइट्स दे दिए उनको। अब दस्तक क्या होता है? पास जनरेट करना। अगर किसी ने ट्रेड करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे एंटर करना है तो वहां पे उसको पहले वहां से पास लेना पड़ेगा, उसके लिए उसको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके राइट्स किसके पास दे दिए फारूक सियार ने? जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा एरिया में, बंगाल एरिया में जो आपके मेजरली पास जनरेट करने के राइट्स हैं वो इंग्लिश के पास चले गए। अब ऐसे में ये दस्तक को करेंगे मिसयूज और सरकार का घाटा करवाकर खुद बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। ये तो एक ओवरव्यू हमने देखा कि कैसे टाइम के साथ साथ अंग्रेज डेवलपमेंट कर रहे थे और अभी तक उनके पास क्या क्या पावर्स आ चुकी थी। जब औरंगजेब मरता है तो मुगल सल्तनत के अंडर जो नवाब थे, सूबेदार थे, वे खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो औरंगजेब ने एक ऐसा ही सूबेदार बंगाल में 1700 में नियुक्त किया था। 1700 में औरंगजेब ने ऐसा एक सूबेदार नियुक्त किया था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खान खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं और अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले ढाका में थी बंगाल की वो राजधानी उनकी, फिर मुर्शीद कुली खान जब आएंगे तो वो अपनी जो है राजधानी ले जाएंगे मुर्शिदाबाद। वैसे मुर्शीद कुली खान के नाम से ही वहाँ का नाम पड़ा है मुर्शिदाबाद। इन्होंने बहुत सी इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज किए और बंगाल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया। 1727 में मुर्शीद कुली खान की हो जाती है मृत्यु।
जिसके बाद उसका दामाद जो है शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, ये भी नाम याद रखो। पहले औरंगजेब द्वारा अपॉइंटेड था मुर्शीद कुली खान, उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। 1727 में मुर्शीद कुली खान की मृत्यु हुई और उसके बाद उसका दामाद जो है जिसका नाम है शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने 1732 में अली वर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार बना दिया। शुजाउद्दीन ने 1732 में, 1732 है ना, 1732 में अली वर्दी खान को बिहार का उप सूबेदार बना दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये टाइमलाइन अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको लिखते रहो साथ में तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो 1739 में शुजाउद्दीन की जो है ना मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो उसका पुत्र है सरफराज खान, वो बनेगा अगला नवाब। ये जो है ना नवाबों के, जो बंगाल के नवाब हैं या जितने भी ये नवाब हैं, इनके नाम याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनाने के लिए मैं नाम भी मेंशन कर रहा हूँ। तो याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। अब 1740 में आ गए। 1740 में अली वर्दी खान ने बंगाल के जो नवाब सरफराज है ना, उनकी कर दी हत्या और खुद 1756 तक अब बंगाल के नवाब बने रहेंगे। 1756 में अली वर्दी खान के बाद उसका जो दोता है, मतलब मैटरनल ग्रैंडसन, उसकी लड़की का जो पुत्र होगा आगे, उसका नाम था सिराजुद्दौला। 1756 में अली वर्दी खान के बाद उसका जो वो दोता था, दोत्र, वो सिराजुद्दौला वो नवाब बनेगा। देन ही वॉज जस्ट 23 ईयर्स ऑफ एज। 23 साल का लड़का 1756 में नवाब बनेगा। और जो बैटल ऑफ प्लासी है वो कब होती है? वो होती है आपकी 1757 में। 1756 में सिराजुद्दौला नवाब बना। अब ये इतनी कहानी बताने का मकसद यही था कि आपको जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है सिराजुद्दौला, वो कहाँ से आया, कौन है, उसके बारे में एक डिटेल्ड आइडिया आपको हो और आपको याद करने में बैटल ऑफ प्लासी वो आसानी रहे, इसलिए इतना आपको डिटेल में बताया। अब जो बैटल ऑफ प्लासी होगी वो सिराजुद्दौला और इंग्लिश के बीच होगी। और यहाँ तक आपने इस बैटल में जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनका एक ब्रॉड सा बैकग्राउंड समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद हम समझेंगे बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।